सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 फरवरी को। तो हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। अच्छा, थीम क्या रही इसकी? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। इंग्लिश में बोलोगे तो यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजिंग एंड अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे। वो कब होता है? 23 सितंबर को होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो आंसर होगा 22। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हो गई और एक हो गई अंग्रेजी। और यहीं से करंट अफेयर्स का प्रश्न निकलेगा आपका। अभी 56वां 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर होगा नीलमणि फूकन को। यह असमिया कवि है। और 57 नंबर का कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर माउजो को। अब एक प्रश्न आपके लिए बनेगा, आप बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? बाकी ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और फरवरी में जब भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं, सारे इंपॉर्टेंट डे मैं आपको हर बार रिवाइज कराता हूं। आज आपका रिवीजन मैं नहीं कराऊंगा, आज आप अपना खुद से रिवीजन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे फरवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों ने पढ़े हैं और खुद से चेक करेंगे कि क्या सारे डेज आपको याद है या अभी भी आप अटक रहे हो। और अगर अटक रहे हो तो इसकी क्विज लगाना स्टार्ट कर दो, जो कि अपलोड की जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अभी अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा उमा दास गुप्ता ने। तो अभी उमा दास गुप्ता ने रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर ये बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो यही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। लिटरेचर में मिला था गीतांजलि के लिए। और अभी आपको याद होगा करंट अफेयर्स का एक प्रश्न, किस देश ने अपनी तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया था? तो आंसर होगा इजराइल ने। और अगर पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। कब हुआ था वो? 13 अप्रैल 1919 में। बाकी आपको याद होगा सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इस बुक को लिखा था चंद्रचूड़ घोष ने। और रतन टाटा जी की जीवनी किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। उसका नाम क्या है? रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। और ममता बनर्जी के ऊपर एक बुक आई थी, ममता बियॉन्ड 2021, उसको लिखा है जयंता घोषाल ने। अच्छा, अब दो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। 2021 में जो बुकर पुरस्कार है वो किसे मिला था? उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। और 2021 का ही इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला था? उनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। ये आपको बताना है। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा रणवीर सिंह को। तो अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 का प्रतिष्ठित समारोह 20 फरवरी को आयोजित किया गया। कहाँ पे? मुंबई में। जिसमें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला पुष्पा द राइज को, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला शेरशाह को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला रणवीर सिंह को उनकी फिल्म 83 के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे केन घोष। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? रजनीकांत को। और अगर आपसे पूछा जाए अभी इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया? प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को। अच्छा बताओ, अभी 70वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? हरनाथ संधू ने। ये चंडीगढ़ से हैं और इसका आयोजन हुआ था इजराइल में। अच्छा, उसके अलावा आप याद रखना जो 2021 में 93rd नंबर के ऑस्कर हुए थे
उसमें बेस्ट फिल्म रही थी नोमैडलैंड। बेस्ट एक्टर थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड नोमैडलैंड मूवी के लिए। और उसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन थी? क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी के लिए। ये सब ध्यान रखना आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस आईआईटी ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आईआईटी रुड़की। तो अभी आईआईटी रुड़की ने एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के प्रसार के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो इस एप्लीकेशन को वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर खुशबू मिर्जा ने बनाया है। बाकी अगर आपसे पूछे कि दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसने बनाया, तो उसका नाम होगा यूब्रीथ लाइफ। और आईआईटी मद्रास ने, आपको याद होगा, इसने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया था जिसका नाम था नियो बोल्ट। और कानपुर से आपको याद आएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था। और अभी किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया आईआईटी रुड़की ने। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में 20 फरवरी 2022 को अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा 36वां 36। तो 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार ये भारत संघ का 24वां राज्य बन गया। और अभी अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं कौन? बीडी मिश्रा। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल स्वर्गीय के राजा को सर्वोच्च राज्य सम्मान अरुणाचल रत्न से भी सम्मानित किया। वैसे अभी मिजोरम ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। हमने कहा गवर्नर है बीडी मिश्रा और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले सनराइज होता है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भूटान से, म्यांमार से और चाइना से। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि भारत में जितना भी ग्रेफाइट है उसका 35% आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहाँ पे मिले थे? अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। और अरुणाचल प्रदेश ने ही 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया था। और अरुणाचल प्रदेश के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? संजय दत्त बने थे। और यहाँ के राजकीय तितली बनी है केसर ए हिंद। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सेबी के द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा एनआर नारायण मूर्ति। तो अभी सेबी ने अपनी वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति, जो कई मुद्दों पर पूंजी बाजार नियामक को सलाह देती है, उसका पुनर्गठन किया। और इसके अध्यक्षता इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति कर रहे हैं। अभी आरती कृष्णन से आपको याद आएगा, इनको म्यूचुअल फंड पर सेबी की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। विजय केलकर जीएसटी से संबंधित हैं। ये आपको याद होगा, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर ही इसे लागू किया गया था। कब? 1 जुलाई 2017 को। और बाकी गीता मित्तल पढ़ा था हमने, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की समिति की अध्यक्षता कर रही हैं ये। अच्छा मुझे बताओ, यूनाइटेड नेशन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हमारे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी हैं। बाकी सेबी की बात है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो, सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिली 1992 में। और 1992 से आपको याद आएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष अजित त्यागी है। आपको याद होगा, सेबी ने ही सारथी नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। और उसी तरह से बाजार की विसंगतियों का जल्द पता लगाने और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अलर्ट समिति भी बनाई थी सेबी ने, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रही हैं? सेबी की पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवी पुरी बुच। तो ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस आईपीएल टीम ने मेटावर्स में वर्चुअल स्पेस बनाया है? तो आंसर होगा गुजरात टाइटंस। तो अभी गुजरात टाइटंस ने मेटावर्स द टाइटंस डग आउट में वर्चुअल स्पेस बनाया है। तो ये आईपीएल के आगामी सीजन के दौरान प्रशंसक समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए एक स्पेस होगा।
और इसी के साथ टीम अपने प्रशंसकों और खिलाड़ियों के वैश्विक समुदाय के लिए एक समर्पित वर्चुअल स्पेस पेश करने वाली भारत की प्रमुख खेल टीम बन जाएगी। इसमें मेटावर्स में ही अपना लोगो भी गुजरात टाइटंस ने लॉन्च किया और ऐसा करने वाला ये पहली आईपीएल टीम बन गई है। आपको याद होगा अभी अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन, वो मेटावर्स में प्रवेश करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया है। देखो आईपीएल की बात करते हैं, 2022 में जो आईपीएल होंगे वो इसका 15वां संस्करण होगा। कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। इसमें 2 नई टीमें शामिल हुई हैं, लखनऊ टीम और अहमदाबाद टीम। लखनऊ टीम का नाम क्या कर दिया गया? लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान कौन है? केएल राहुल हैं। और अहमदाबाद टीम का नाम हो गया है गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान है हार्दिक। उसके अलावा 2022 और 2023 में जो आईपीएल होंगे उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा ग्रुप है, ये वीवो की जगह लेगा। और इससे पहले 2021 में जो आईपीएल हुए थे 14th नंबर के, वो फाइनल कहाँ पे हुए थे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसको जीत लिया था चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर को हरा करके। उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं वो। 2 तरह की कैप मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। पर्पल कैप उनको मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, वो मिली थी हर्षल पटेल को। ऑरेंज कैप की बात करें जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है, वो मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को, ये चेन्नई सुपर किंग के हैं। तो कम से कम इतना पॉइंट्स आपको याद रखने हैं आईपीएल से। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान की योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा 31 मार्च 2026 तक। तो रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और अभी इसे कहा गया 31 मार्च 2026 तक जारी रखा जाएगा, यानी कि 5 साल और बढ़ा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? ताकि वंचित क्षेत्र तक इस योजना की पहुंच बढ़ाई जा सके। और इसमें कितने खर्च होंगे? रुपए 12,929 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। अच्छा, आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पता होगा, ये तीसरी बार आई है। पहली बार ये 1968 में आई थी, फिर 1986 में, अब 2020 में ये आई। अच्छा, आप तो ये बताओ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और जो नई शिक्षा नीति है उसका मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? के कस्तूरी रंगन। और स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न होगा? 5+3+3+4। जहाँ पे इस 4 का मतलब हो गया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ये तीसरे का मतलब हो गया 6ठी 7वीं 8वीं। इसका मतलब हो गया तीसरी 4थी 5वीं। और इस 5वीं का क्या मतलब हो गया? शुरुआत के जो 3 क्लास होती है उनमें प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी और उसके बाद पहली कक्षा आएगी और दूसरी कक्षा आएगी। चलो, आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछूंगा मैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला और दूसरा राज्य कौन सा बना था? बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने क्रूड पाम ऑयल के लिए कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 5%। देखो, एक होता है सेस, जिसे आप उपकर बोलते हो, ये भी एक तरह का टैक्स ही होता है, पर इसकी खास बात क्या है? इसमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो टैक्स है, जो टैक्स लिया जा रहा है, वो खर्च कहाँ पे होगा। मतलब एक निश्चित उद्देश्य में इसे खर्च करना पड़ता है, जो सेस लगाते समय बताया गया था वहां पे। जैसे कि इसी क्वेश्चन में आप देख लो, आपको और क्लियर हो जाएगा। जो क्रूड पाम ऑयल है, जब हम उसको खरीदते हैं तो सरकार इस पे सेस लगाती है। अभी तक कितना लगा रही थी? 7.5%। तो इस सेस से जो पैसा कलेक्ट होगा केंद्र सरकार के पास, वो खर्च किया जाएगा एक पर्टिकुलर जगह पे। कहाँ पे? कृषि अवसंरचना विकास में, यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो अभी क्लियर है। और अभी तक ये सेस कितना लगता था क्रूड पाम ऑयल पे? 7.5%। पर अभी इसे कम करके 5% कर दिया गया। और कम क्यों किया गया? क्योंकि देखो, इसे हम इंपोर्ट करते हैं, तो अब बाहर इसकी कीमत बढ़ गई है। अब बाहर कीमत बढ़ने से क्या होगा? हमारे यहाँ पे भी कीमत बढ़ जाएगी। तो सरकार ने जनता को दाम में राहत देने के लिए दाम बढ़ाने की जगह जो सेस लगता था उसको कम कर दिया, ताकि उस जो बढ़े हुए प्राइस है उसको कंपनसेट किया जा सके। इसलिए 7.5 से घटा के कितना कर दिया? सेस 5% कर दिया। आपको याद होगा अभी क्रिप्टो करेंसी पर कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई थी बजट में?
30%। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को किस अवधि के लिए लागू किया जाएगा? तो आंसर होगा 2022 से लेकर 2027 तक। तो अभी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी मिल गई है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि इस योजना में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी निरक्षर आएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? वित्त वर्ष 2022 से लेकर वित्त वर्ष 2027 तक 5 करोड़ विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान प्रदान करना। कितना पैसा खर्च होगा? 1037.90 करोड़ रुपीस। तो इसमें जो प्रौढ़ शिक्षा है यानी कि एडल्ट एजुकेशन है, उसका नाम बदलकर एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया गया। एक दूसरा पॉइंट ये याद रखना। तो मतलब आप अगर ओवरऑल बात करोगे तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता शिक्षा देना, बल्कि उस विद्यार्थी को फाइनेंशियल एजुकेशन देना, डिजिटल एजुकेशन देना, वाणिज्यिक कौशल बढ़ाना उसका, मतलब उसे केवल संख्यात्मक ज्ञान नहीं देना है हमें, बल्कि उसका पूरा विकास करना है हमें। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट, साक्षरता कहाँ पे है? केरल में है, और सबसे कम थी बिहार में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा कोल इंडिया को। तो अभी भारत सरकार की महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, इसको भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया। कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचेम के द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सेलेंस अवार्ड समारोह में मिला। आपको याद होगा, कोल इंडिया ने बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपने कोयला उत्पादन और आपूर्ति को लगातार बढ़ाया है। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। वैसे अभी 11वें नंबर की आपकी महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। साथ में ये भी बता दो, महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न ये कितनी हो गई हैं अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, नीति आयोग किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकेथॉन को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा फोन पे। तो फिनटेक ओपन हैकेथॉन ये कौन लॉन्च करेगा? नीति आयोग किसकी सहायता से? फोन पे। एक तो ये याद रखना है। फिनटेक मतलब फिनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो वित्तीय तकनीक है उसके बारे में साक्षरता उपलब्ध कराना, और जो इनोवेटर्स हैं, जो कुछ नया सोचते हैं और उन्हें अवसर देना अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो उसी के लिए ये फिनटेक ओपन हैकेथॉन है जिसे लॉन्च करेगा नीति आयोग किसकी मदद से? फोन पे। फोन पे से आपको याद होगा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर 1 बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है फोन पे। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, सीईओ समीर निगम है। देखो, नीति आयोग में नीति का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में है राजीव कुमार, और पहले नंबर के उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत थे, और पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर थे। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो आपसे पूछा गया था कि जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स में एक बार शेयर ज़रूर कर देना, और लाइक करना मत भूलना। और बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया, जहां पे जा करके आप इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं पे आपको इनकी पीडीएफ पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।